नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बड़ी खबर सियासत से जुड़ी आ रही है, जहां आरजेडी में शामिल होंगे पुतुल सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांका की पूर्व सांसद पुतुल सिंह होंगी आरजेडी में शामिल। 3 सितंबर को लेंगी आरजेडी की सदस्यता। तेजस्वी यादव दिलाएंगे आरजेडी की सदस्यता। राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित हुआ है मिलन समारोह। फिलहाल दिल्ली में है पुतुल सिंह। आरजेडी के सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होने की तस्वीर स्पष्ट हो रही है, वैसे ही पाला बदल और नई पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले में पुतुल सिंह आरजेडी में शामिल होंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि तेजस्वी यादव पुतुल सिंह को आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। साथ ही ये पूरा कार्यक्रम जो है, ये मिलन समारोह जो है, वो राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुतुल सिंह आरजेडी में शामिल होंगी। पुतुल सिंह का प्रोफाइल भी हम आपको बता दें। जो खबर हम तक आ रही है उस लिहाज से आपको बताएं कि बांका की पूर्व सांसद पुतुल सिंह जो है वो आरजेडी में शामिल होंगी। 3 सितंबर यानी कि अब से कुछ दिन बाद वो आरजेडी की सदस्यता लेंगी। तेजस्वी यादव उनको आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। राबड़ी आवास पर ये पूरा मिलन समारोह आयोजित होगा। और फिलहाल अगर पुतुल सिंह की बात की जाए तो अभी तो वो दिल्ली में है, लेकिन 3 सितंबर को वो पटना पहुंचेंगे और फिर राबड़ी आवास पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, जब वो आरजेडी में शामिल होंगी और तेजस्वी यादव उनको सदस्यता दिलाएंगे। तो बांका से सांसद है पुतुल सिंह और इस बार विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी का दामन थामेंगी। तेजप्रताप यादव ने अपनी सफाई में कुछ कागजात पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मेल और पत्र के जरिए झारखंड के मुख्य सचिव से ये पहले ही अपील की थी कि उन्हें क्वारंटीन से मुक्त कर दिया जाए। इस पत्र में ये भी लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का वो पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रांची में अपना कोरोना टेस्ट भी कराया था। तेजप्रताप ने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी न्यूज 18 के साथ शेयर की। तेजप्रताप ने जोर देकर कहा कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। पटना पहुंचने के बाद तेजप्रताप अपने आवास पर पहुंचे, लेकिन मीडिया को देखते ही उन्होंने गाड़ी अपनी मां के आवास की तरफ मोड़ दिया। लगभग आधा घंटा वो अपनी मां के आवास पर रहे, फिर वहां से निकल गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक नेता तैयारी में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। जो सांसद दिल्ली में होंगे वो पार्टी कार्यालय से बैठक में शामिल होंगे, बाकी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। 4 बजे से कल बैठक है दिल्ली पार्टी मुख्यालय में। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, वो जाएंगे उसमें। अब किस तरह की होगी तो जाने के बाद चलेगा, कोई पहले से एजेंडा नहीं दिया गया है। जन अधिकार पार्टी ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 100 सीटों पर उसके उम्मीदवार तय हो गए हैं। पार्टी के 85% उम्मीदवार युवा हैं। दलित और अत्यंत पिछड़े उस नेतृत्व पर मैं खड़ा हूं, लेकिन हमारी पार्टी लगभग 100 सीटों का चयन उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए इंटरनल कह दिया गया। 150 पर सर्वे में खड़ा होने की संभावना को हमने तलाशा। जो बचे हैं उसमें हम किसी भी परिस्थितियों में जो मजबूत विकल्प की तलाश करेंगे। जब मजबूत विकल्प बिहार बचाने के लिए हमें मिलेगा जो 30 साल से अलग हो। वहीं पप्पू यादव की 150 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि पप्पू यादव चुनाव से पहले इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे ही पति पत्नी सेट हो जाते हैं वह सबको छोड़ देते हैं।
बिहार चुनाव को कोरोना के कारण टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की पूरी आजादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसे में इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बता दें कि अविनाश ठाकुर नाम के शख्स ने इस पर याचिका दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना के कारण बिहार चुनाव को टाला जाए। पटना हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो सर आंखों पर है। बिहार में जब भी होंगे चुनाव, डूबेगी एनडीए की नाव, ये तय है। चुनाव आयोग को लिखित रूप से सभी बातों से राष्ट्रीय जनता दल ने अवगत करा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सहर्ष स्वीकार करते हुए एकदम स्वागत करते हैं। मेरा सवाल चुनाव आयोग और सरकार से है कि मतदान करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, उसकी जान माल की रक्षा, उसका बेहतर स्वास्थ्य कैसे रहे, ये चिंता हमारी हमेशा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीबीआई का छापा पड़ा है। बताएं कि एम्स के डॉक्टर शैलेश के ठिकानों पर छापा पड़ा है। देर रात सीबीआई ने डॉक्टर के ठिकानों पर रेड डाली। भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज हुई है एफआईआर। सीबीआई की एसीबी ने दर्ज की है एफआईआर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एम्स के डॉक्टर शैलेश की मुश्किलें बढ़ गई है। अमित कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से पटना से जुड़ गए हैं। अमित, शैलेश के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है, अब तक क्या कुछ जानकारी आ रही है, ये बताइए। देखिए सुकन्या, ये मामला जो है वो 2 साल पुराना मामला है और इस मामले को लेकर के जो सूचना जो है वो दी गई थी और उसके आधार पे जो सीबीआई की एसीबी की टीम है वो लगातार पूरे मामले का अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद इस मामले में 25 अगस्त को एक एफआईआर किया गया है और उसके आधार पे आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और हैरत करने वाली बात है कि डॉक्टर शैलेश जो है इनके साथ कई और लोग हैं जिनके नामों का खुलासा सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी नहीं किया है। लेकिन जो आधिकारिक सूत्र हैं जिनसे हमारी बात हुई है उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि और लोगों की, जिन लोगों की पहचान हुई है, सभी के खिलाफ एफआईआर की जाएगी और एफआईआर में नाम जोड़ करके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं दूसरे डॉक्टर भी जो है एम्स के, वो भी सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पे हैं। फिलहाल कौन कौन से एजेंसियां हैं जो इन्हें लगातार जो है वो कमीशन दे रही थी, किस तरह के कमीशन दिए जा रहे थे, तो इसकी भी पड़ताल जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। और कहीं न कहीं एक बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा था और इसका खमियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता था। महंगी दवाइयां लोगों को लेनी पड़ती थी। तो उन कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करने की तैयारी जो है वो सीबीआई की तरफ से हो रही है। उनके मालिक कौन है, किस तरह से पूरा नेक्सस काम कर रहा था, तो इसकी पूरी खाका जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने तैयार किया है और आगे की कार्रवाई जो है एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल अमित, इसके अलावा बताइए कि अगर हम रेट की बात करें तो अभी तक क्या कुछ सीबीआई को मिला है, इस बारे में सीबीआई सूत्रों से आपको कुछ जानकारी मिली है क्या? देखिए बिल्कुल, जो सबसे अहम बात है कि जो साक्ष्य चाहिए थे सीबीआई को वो सीबीआई ने हासिल कर ली है। जो लोग लगातार जो कमीशन दे रहे थे उनकी शिनाख्त कर ली है, उनसे पूछताछ भी हुई है। हालांकि नामों का खुलासा सीबीआई के अधिकारी जो है वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी जो साक्ष्य चाहिए थे, जो गवाही होनी चाहिए थी, वो तमाम कवायद पूरी की गई है और उसके बाद ही ये जो है फौरी तौर पर पूछताछ के बाद जो है ये एफआईआर लॉन्च किया गया है। आगे का जो प्रोसीजर है कोर्ट से जो है पूछताछ के लिए जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ करने के लिए जो है जो वारंट चाहिए वो सीबीआई कोर्ट से हासिल करेगी। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो हासिल करेंगे और उसके आधार पे लोगों को बुलाया जाएगा। बिल्कुल, नजर बना के रखिए अमित। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज के निर्देश पर लखीसराय, जमुई और मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लखीसराय के एएसपी अमृतेश कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ, एसटीएफ लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा, चानन और पीरी बाजार के पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने चानन थाना कांड के आरोपी एरिया कमांडर बालेश्वर कोड़ा की पत्नी मंगरी देवी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान
दौरान जमुई के चोरमारा स्थित कुख्यात नक्सली अर्जुन कोड़ा और एरिया कमांडर बालेश्वर कोड़ा के घर कुर्की जब्ती की। सिवान में मछली को लेकर हुए विवाद में घंटों तक सड़क जाम और हंगामा चलता रहा। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट का है, जहां कुछ दबंग किस्म के लोग मछली खरीदने पहुंचते हैं, तभी मछली दुकानदार से उनका विवाद होता है और दबंगों ने मछली को सड़क पर फेंक दिया। इससे नाराज मछली दुकानदारों ने सिवान हुसैनगंज मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम रखा और आगजनी कर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां खाकी और खादी का बेरहम चेहरा देखने को मिला। यहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो गांव का है, जहां छेड़खानी के आरोप में मुखिया पति कैलाश राय और बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ बांधकर 3 युवकों की पिटाई कर दी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहा है। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था, इसकी जानकारी प्राप्त होने पे वहाँ के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुँची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहाँ के एसडीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। खबर सिवान से है, जहां महाराजगंज नगर कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत के अध्यक्ष के बीच तीखी बहस और झड़प हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में लिखित आवेदन दिया है। मामला नगर पंचायत में नल जल योजना के ऑनलाइन उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। कार्यक्रम में नगर पंचायत की अध्यक्ष मंजू देवी दफ्तर पहुंची तो दफ्तर में फैली कुव्यवस्था पर भड़क गई। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के साथ उनकी कहासुनी होने लगी। बताया ये जा रहा है कि ये कहासुनी जल्द ही झड़प में तब्दील हुई। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अपने परिजनों के साथ लाठी डंडे और हथियारों के साथ पहुंची। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी ने बदतमीजी और धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। पुलिस दोनों के आरोपों पर गौर कर रही है। अध्यक्षा है, उनके पूरे रिलेटिव पहले ही से प्रिपेयर्ड प्लान में थे, आर्म्स और हर चीज़ लेकर आए हुए थे कि इनके साथ इस तरह से आज करना है और सारे लोग एक बाइक अटैक कर दिए। कोई ना कोई एक्सक्यूज देके सब लोग एक बाइक अटैक कर दिए। किसी तरह से हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे और तब तक लोकल थाना पुलिस आई अपने महाराजगंज, तो तब तक वो लोग भाग गए। बुरी तरह से अटैक किए थे। हर परेशानी आप लोगों को? वो देखिए सारे हमारे पार्षद आकर बैठे हैं, ऑफिस का काम छोड़ दिए, अब 4 नंबर और 6 नंबर वार्ड में चले गए, जाकर काम करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो कहें कि आपको हम कुछ नहीं पूछते, आप क्या है। अग्रतर कार्रवाई का एक है कर्मी लोग बताए कि हमको मोबाइल भी ले लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्युष कुमार। वो आपको कोई लिखित शिकायत भी की है मोबाइल के लिए? ना, हम पूछताछ किए हैं, अभी दिया नहीं, प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी का आलम बन गया जब कुछ युवाओं ने एक ट्रक को घेरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ट्रक में तस्करी की गायों को ठूस कर, जी हां, पूरे तरीके से भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक की क्षमता से काफी ज्यादा संख्या में गायों को सामान की तरह भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक में ले जाई जा रही गायों को देखकर युवाओं ने ट्रक को रोका। गुस्साए युवकों ने हंगामा और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ट्रक के पीछे एक ऑटो में प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था, जिसके बाद कुछ युवाओं ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की। युवकों के हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। नगर डीएसपी राम नरेश ने बताया कि सभी गायों को गौशाला भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है और गायों को कहां ले जाया जा रहा था, ये भी पड़ताल किया जा रहा है। ट्रक में कुछ जो मवेशी थे उनको लाया गया है और
एक आदमी को गिरफ्तारी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई करना होगा मुनासिब हम लोग करेंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के द्वारा लिख के दिया जाता है, उनके विरुद्ध जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच कुछ सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गायों की तस्करी के पीछे आखिर किसका हाथ है? और सबसे अहम सवाल कि ट्रक में ठूस कर कहां ले जाई जा रही थी ये गायें? बेजुबानों के साथ बेरहमी क्यों की जा रही थी? और जब हंगामा होता है तो उसके बाद पुलिस क्यों जागती है? ऑटो में प्रतिबंधित मांस कैसे पहुंचा? आखिर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? अगली बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, घर के बाहर बैठे लोगों पर फायरिंग की है। फायरिंग में एक शख्स जहां जख्मी हुआ है, महेंद्र यादव के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तो गया से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ हैं और 2 लोगों की हत्या कर दी है। अंधाधुंध फायरिंग भी की गई है, घर के बाहर बैठे लोगों पर फायरिंग की गई है और इस पूरी फायरिंग में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। महेंद्र यादव का ये घर है जहां पर फायरिंग की गई है। अरुण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, 2 लोगों की हत्या की खबर आ रही है, साथ ही एक जख्मी है। ताजा स्थिति उसकी क्या है ये बताइए, और आखिर ये पूरा मामला क्या है ये भी बताइए। देखिए, जो जख्मी है उसको प्राथमिक उपचार के बाद पटना के लिए रेफर कर दिया गया है, क्योंकि उसे भी जो गोली के है उसका छर्रा लगा है और वो गंभीर रूप से घायल है। बाकी जो 2 लोग थे जिनका घर है महेंद्र यादव और उनके एक साथी थे रामदयाल रजक, जो वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे, तो 2 की महेंद्र यादव और रामदयाल रजक की मौके पे ही मौत हो गई है। और इस घटना से परिजन आक्रोशित हैं। रात में ही सबको इमामगंज CHC लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित किया। तो अभी जो है इमामगंज के पास जो आक्रोशित परिजन है और स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सड़क जाम कर दिया है और इस घटना में जो आरोपी है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना की जो अभी तक वजह है वो पुलिस स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है, लेकिन इसमें एक पोस्टर भी छोड़ा गया है जिसमें नक्सली का नाम दिया गया है। तो ऐसी आशंका है कि ये तो अपराधियों द्वारा घटना की गई है और इसमें नक्सली का कोई इम्पैक्ट हो सकता है, उससे कोई संपर्क हो सकता है। पुलिस अभी जांच कर रही है और जो अभी यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, जो सड़क जाम किया जा रहा है, उसको हटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पाइप व्यवसायी अनिल सिंह के घर के पास कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना मीरगंज पावर हाउस के पास की है। पीड़ित व्यवसायी का नाम अनिल कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले अपराधियों ने फोन पर व्यवसायी से मोबाइल पर लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की थी और गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सुबह जब व्यवसायी ने अपराधियों का कॉल रिसीव नहीं किया तो 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का आलम है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। हम काउंटर पर अपने बैठे हुए थे, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल पर 4 आदमी आया। 2 आदमी उतर के मतलब ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। तो 3-4 फायरिंग इधर आगे किया, दुकान में किया और आगे किया। तब तक हम एक फायरिंग पर हम लोग छिप गए, अंदर छिप गए। तब था तो फायरिंग कर रहा है, तो हम लोग फिर पूरे छिप गए। 3 आदमी छिपे थे। उसके बाद से जब वो लोग चला गया तब बेगूसराय में लॉकडाउन खुलते ही अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने हथियार के बल पर एक जेवर दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार की है। अपराधियों ने लूट की वारदात महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर दिन के 3 बजे के करीब अंजाम दिया है। लूट के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बचा। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया। अपराध की इस घटना के बाद जहां लोगों में दहशत का आलम है, वहीं लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको सीसीटीवी की दिखा रहे हैं। जब ये पूरी घटना घटी उस वक्त बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैप्चर हो गई। देखिए किस तरीके से बेगूसराय में 6 की संख्या में अपराधी आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। लॉकडाउन खुलते ही ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय में अपराधियों के
हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो दिन दहाड़े जेवर दुकान से लूट की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? ये आराम से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और यहां से चलते बनते हैं। और पुलिस से जब बात की जाती है तो ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सीएसपी संचालक सुजीत कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा की रीगा खाता से 5 लाख रुपए निकालकर सुप्पी प्रखंड के बराही गांव जा रहा था। इसी दौरान बभन गामा के गणेशपुर के पास अपराधियों ने सुजीत कुमार को गोली मारी और उसके बाद पैसे लेकर फरार हुआ। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे पेट्रोल पंप के बगल में पहले से खाद लाकर 2 आदमी रुका हुआ था बाइक से, लाल कलर का अपाचे पे। और जब पहुंचे हैं तो थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से आके बैग छीनने की कोशिश किया है। तो हम लोग बैलेंस कर रहा गया और नीचे हम लोग गिर गए। फिर उसे उतर के आया है और फिर बैग छीनने का कोशिश किया है। तो उसी क्रम में धक्का मुक्के को नोक-झोंक हुआ है और गोली मार के बैग छीन के भाग गया। लखीसराय में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबकर मौत हुई। हादसा माणिकपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर की है, जहां सूर्य मंदिर के करीब तीनों बच्चे स्नान कर रहे थे। इसमें एक को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे के बाद से गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। 3 बच्चा स्नान कर रहा था। स्नान करने के क्रम में 2 बच्चा डूब गया और 1 बच्चा को बचा लिया गया। सहायता राशि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की जा रही है। जो आपदा में होगा सहायता वो निश्चित रूप से दिलाया जाएगा। 3 बच्चा सोती नदी सूर्य मंदिर के निकट स्नान कर रहा था। स्नान के क्रम में तीनों बच्चा डूब गया, जिसमें से 1 बच्चा जीवित निकल गया। 2 बच्चा जो निकला गया वो मृत अवस्था में। जहानाबाद जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली दरधा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी बढ़ने से खान बहादुर रोड स्थित पुल पर पानी चढ़ गया है, लेकिन लोग खतरा मोल लेकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों को आने जाने से रोकने वाला कोई नहीं। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम लोग चाह रहे हैं कि यही कि प्रशासन इधर भी देना चाहिए था, ऊपर भी देना चाहिए प्रशासन को। अभी पानी से बढ़ने की संभावना है। हाँ, पानी तो भर चुकी है। अभी देख ही रहे हैं, अभी तो पानी हल्का सा घटा है, मगर अभी पानी अभी शाम तक उतरेगी। पानी बहुत आस्ते आस्ते उतर रहा है पुल से। नवगछिया में कोसी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। बावजूद इसके कोसी का कहर लगातार जारी है और नवगछिया में बिहपुर के कहारपुर, गोविंदपुर, लोकमानपुर, चुरहर और रंगरा के मदरौनी में कोसी के कहर से सैकड़ों एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। ग्रामीण इलाकों में गलियों और सड़कों पर अभी भी कोसी का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का क्षति हुई है। इससे यहाँ के लोगों को, हम लोगों को चाहिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द क्षति मुआवजा दिया जाए और ताकि किसानों को कुछ राहत हो। किसान न सरकार कोई कुछ घोषणा की है न कुछ कर रही है, सरकार उदासीन है। हम लोग को लिए सरकार कोई दिखावे, किसान को कुछ मुआवजा मिले।